टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनर्स पेपर हिंदी वालों के लिए कि उनका पेपर कैसे आता है तथा पेपर में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्नों का जो है पैटर्न क्या होता है तथा कितने पूर्णांक का प्रश्न होता है, ठीक है, तथा इसमें कितने प्रश्नों को हल करना है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रश्न जो है कौन से प्रश्न को बनाने के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा और कैसे प्रश्नों का हल किया जाए, सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास खुल चुका है हमारा हिंदी का पेपर, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है पार्ट थर्ड, जो हमारा ऑनर्स है हिंदी का ऑनर्स पेपर है, ठीक है, 2022 का पेपर है। और यहाँ पे लिखा गया है हिंदी 8। ये इसका मतलब है कि हम लोग हिंदी के 8वें पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? सगुन भक्ति का काव्य। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूं समझे कि जो पेपर होता है उसका कोई ना कोई क्या होता है टॉपिक होता है, उसी से रिलेटेड क्या होता है सारी चीज़ें उसमें पढ़नी होती, ठीक है। तो हम लोग जिनका ए वाला टॉपिक है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 80, यानी कि हिंदी का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ रहता है? ड्यूरेशन जो एग्जाम में पेपर लिखने का टाइम जो है 3 घंटे यानी कि 3 घंटों का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निर्देश, बच्चों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको सारे प्रश्नों का आंसर करना है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न को बना देना है, नहीं, आपको क्या है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्या है हेडिंग में दिया रहेगा कि कितने प्रश्न को इस मतलब कि इस टॉप जैसे कि कोई भी कॉलम है या फिर कोई भी प्रश्न है तो उन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे और उसमें कितने प्रश्नों को आपको बनाना है। कोई जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न में ऐसा नहीं कि 10 को बना देना है, नहीं, उसमें कुछ ही प्रश्नों को बनाना होता है। इसके लिए आपको हेडिंग पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 3 प्रश्न को ही बनाना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 12 अंक दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 36 अंक, यानी कि इसे बनाने के लिए आपको 12 अंक दिए जाएंगे। टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी? 36। सवाल देखिए कुछ इस प्रकार से है, सगुन भक्ति के उद्भव पर प्रकाश डालिए। दूसरा है कवितावली के वर्ण विषय पर प्रकाश डालिए। तीसरा सवाल है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के कवितावली के पदों का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। अगला सवाल है भ्रमर गीत की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रहीम के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, सिद्ध कीजिए। और भी अगला प्रश्न क्या है वो पढ़ लेते हैं। मीराबाई की काव्य साधना पे प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपको प्रश्नों की संख्या आपको कितना दिया गया? प्रश्नों की संख्या दिया गया 6। कितना प्रश्न दिया गया? 6। लेकिन आपको बनाने के लिए कितना कहा? 3। बनाने के लिए कितना कहा? 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है उसमें चलते हैं। देखिए हम अब दूसरा अगर सेक्शन में देखें तो इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब 3 जो है 3 जैसे कि इसमें दिया हुआ 3 कुछ दिया है, कुछ मतलब क्या है यहाँ पे दोहा दिया हुआ है, कुछ और भी रह सकता है। तो इसमें 3 दोहे दिए हैं और कह रहा है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहला जो है रहमन वे नर मर चुके जे केहू मांगन जाही, उनते पहले बेमुए जिन मुख निकसत नहीं। ऐसा कुछ दोहा है, इसका व्याख्या करना है, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है क्या, एक बार थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूं। और बहुत ही अच्छा रहीम का बहुत ही अच्छा क्या है एक दोहा है। क्या लिखा हुआ है? रहीमन बेनर मर चुके जो कोहू मांगन जाई जाही, ठीक है, उनके पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही, ठीक है ना। रहमन बेनर मर चुके, यानी कि इसका भावार्थ लिखने के लिए कहेगा तो आपको सबसे लिखना प्रस्तुत पंक्ति रहीम जी के द्वारा रचित है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी अपने पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि ऐसे करके व्याख्या होता है, ठीक है ना। और व्याख्या में क्या इसका अर्थ लिखना है। जैसे कि इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। रहमन बेनर मर चुके, मतलब रहीम के अनुसार वह नर मर चुका है
जे कहूँ मांगन जाहि, जो किसी से या कहीं भी कुछ मांगने के लिए जाता है। रहीम के अनुसार वह नर जो है मर चुके हैं जिनसे कोई कुछ मांगने के लिए जाता है, यानी कि कहने का मतलब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रहीमन बे नर मर चुके। रहीम के अनुसार वह नर मर चुका है जो कहूँ मांगन जाए, जो कहीं पे मांगने जाता है, वो जो मांगने वाला होता है ना, वो मर चुका है। उनके पहले वे मुए मरे, यानी कि उनसे पहले वो लोग मर चुका है जिनमुख निकसत नाही। कितना अच्छा रहीम ने दोहा कहा है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया। रहमन बेनर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वो मुए, मतलब उनसे पहले वो मर गए जिनमुख निकसत नाही। अर्थात रहीम के अनुसार वो व्यक्ति जो कहीं मांगने के लिए जाता है वो मर चुका है, लेकिन जो व्यक्ति मांगने पर भी ना दे, उस मांगने वाले व्यक्ति से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति भी मरा हुआ है। जो मांगने गया वो तो मरा हुआ है ही, उसका खून मर चुका है, उसका सब कुछ मर चुका है, उसका डिग्निटी मर चुका है, उसका सोच मर चुका है। लेकिन वह व्यक्ति जिससे कोई मांगा और मांगने पर नहीं दिया, तो उससे पहले तो वो मर चुका है। ऐसा रहीम के अनुसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि मिलन होए। भाई क्या, चलिए इस वाले जो है इसका अगर आप बता देते हैं मुझे अर्थ, इसका अर्थ आप मुझे बता देते हैं तो मैं आपको, आपके लिए मैं कुछ गिफ्ट भिजवाऊंगा। ठीक है ना, पहले आप आंसर करिएगा। ठीक है, मैं आंसर देखने के बाद मैं देखूंगा किन बच्चों का आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को क्या करूंगा, गिफ्ट भिजवाऊंगा आपके पते पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ए रहीम दर दर फिरे मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छोड़िए अब रहीम बे नहीं। ठीक है, इस प्रकार से दोहा है। अगला दोहा है, यही घाट ते घोरिक दरी, अहय कटी लौ जल, थाह देखई हो जू, परसों परुधि तरे तरती, धरनी घर क्यों समुझाई हौजू। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, खड़ी बोली के जो लेखक हैं या कवि हैं, वो इस प्रकार से आप लिखेंगे चीजों को, वो आपको समझना होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, परसों पग धुरी तरे तरती, धरनी घर क्यों समुझाई हो जू, तुलसी अवलंब ना और कछु लरिका कोहू भांति, जेवाई हो जू, बरु मारिए मोही बिना पग धोए हो, नव नानाथ चढ़ाई हो जू। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसका भी अर्थ लिखिएगा। अगला है, धूल भरे अति शोभित श्याम, जू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनिया कटी पिरी कछोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बा छवि को रसखान के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, रसखान खड़ी बोली के लेखक हैं। ठीक है, और रसखान जो है ना, रसखान जो है वो कृष्ण भक्ति को जो है लोगों के सामने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बिलोकम बारन काम कला निज कोटि, काज के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। तो घनी आबादी कैसी रही, आगे बढ़ते हैं। धनी रहीम जलपंख को लघु पिया अघाई, उद्धई बड़ई कौन है जगत पिया जाई। देखिए, मेरे पास एक ऐसा लड़का है ना, उसका मतलब कि उसके लिए पता है, गांव में जैसे कि गांव में सड़क बना ना, तो उसके घर के पास एक बोर्ड पर्सनली सरकार के द्वारा गाड़ा गया कि इस घर में घनी आबादी है, थोड़ा यहाँ पे धीरे चले। सोच लीजिए, कोई अजूबा घर ही हो सकता है। ठीक है, ये गांव आपको भंडाजुर में मिल जाएगा एक बोर्ड। पर्सनली एक व्यक्ति के लिए कैसे कोई बोर्ड लगा सकता है, मुझे तो सोचकर अचंभा लगता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं जाकर। आगे है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। 20 प्रश्न हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जितने प्रश्न आपके सही होंगे उतने अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कबीर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं, सूरदास के आराध्य का नाम लिखिए। ठीक है,
उसके बाद पद्मावत के कवि नाम लिखिए। अगला है भक्ति काल की समय सीमा क्या है। सूर सागर की काव्य भाषा क्या है, मतलब उन वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। रामचरितमानस के नायक का नाम लिखिए। गागर में सागर भरने वाले कवि कौन हैं। ठीक है, यह सवाल जो है ना, गागर में सागर भरने वाला, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे पास भी ये सवाल आया था। ठीक है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई किनका पद है। बताइए पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। वत्सल्य और श्रृंगार रस के सबसे बड़े कवि कौन हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। कवितावली के रचयिता कौन है। मीराबाई के आराध्य कौन है। कवि रहीम के आश्रयदाता कौन है। किन्हीं साहित्य के किस काल के स्वर्ण युग कहा गया है। ये भी हिंदी साहित्य के, पता है ये भी मेरे पास आया था सवाल कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया। रसखान की कविता किस छंद में है। विनय पत्रिका किसकी रचना है। मीराबाई किस प्रदेश के रहने वाली थी। सूरदास के गुरु कौन थे। ठीक है, सूरदास की रचित दो प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको हिंदी के पेपर आएंगे और इसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, बना देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगले पेपर को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।